हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, अब हम आ गए हैं नए चैप्टर्स के साथ, नए सेक्शन के साथ, यूनियन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है जी, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी इसलिए कि इसके पॉइंटर्स हैं, उनको आपने याद करना है, उनको समझना है। ठीक है दोस्तों, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, और इनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं, हमारे कवर होते हैं ये 52 to 78 आर्टिकल। और कौन सा पार्ट है, पार्ट 5 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये डील करता है किससे, यूनियन एग्जीक्यूटिव से। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, कि रिसेंटली मैंने, अगर आपने क्वेश्चन सीरीज़ करी होगी पॉलिटी की, डेली डोज में भी एक क्वेश्चन डाला था कि उसमें CAG इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव और नॉट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कौन होते हैं, बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं हमारे हेड ऑफ इंडियन स्टेट, एंड वो जो है हमारे फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं। और ये फर्स्ट सिटीज़न वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से है, USA के, वहाँ पे भी फर्स्ट सिटीज़न जो है प्रेसिडेंट ही हैं। और वो सिंबलाइज किसको करते हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन। ठीक है जी, अभी हेड ऑफ इंडियन स्टेट के साथ साथ किसके भी हेड होते हैं, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है जी, मतलब हमारे जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं और कोस्ट गार्ड उसके सुप्रीम कमांडर हैं। ठीक है जी, अब आते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके थ्रू होता है, जिसमें कैसे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज। बोथ द हाउसेज मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। इम्पॉर्टेंट कैच क्या है, इलेक्टेड, इलेक्टेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ UT ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है जी, ये 3 हो गया। तो अब क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप आगे जाके देखेंगे। ठीक है जी, किसके नॉमिनेटेड मेंबर, ना ही ये पार्लियामेंट के हुए, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हुए या फिर काउंसिल के हुए, ये इनका कोई रोल नहीं है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के। जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन। ठीक है जी, मतलब कि आपकी कोई असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन के लिए अब क्वालिफाई नहीं करते हैं जी, जो इलेक्टेड हुए वही कर पाएंगे। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो अब किस तरीके से वो स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की यूनिफॉर्मिटी है वो आगे देखेंगे कि कैसे डिवाइड हुआ है, कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, इनके किस तरीके से डिवाइडेड हैं कि इलेक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, उसको समझते हैं। चलिए, अब क्या है कि द नंबर टू अचीव दिस, मतलब कि अगर ये जो एक यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है तो नंबर ऑफ वोट जो हैं, जो कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया हर स्टेट का या पार्लियामेंट का, उनको इलेक्शन कास्ट करना पड़ेगा। अब उसका एक फॉर्मूले होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो फॉर्मूले किस तरीके से हैं, ये आ गया वोट ऑफ MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्या है, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो है, मतलब कोई भी स्टेट लीजिए, जैसे कोई हिमाचल की अगर सपोज़ ले लेते हैं 1 करोड़ है, सपोज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट है, जैसे कि अगर आपके 1 करोड़ है और जो टोटल है 68 है, तो उसको हम इस फॉर्मूले से डिवाइड करके वो चीज़ निकलेगी। ये आ गया पहला सिस्टम। ठीक है जी, ये एक फॉर्मूला है, इससे वो वोट परसेंटेज निकलेगी, उसका मान्यता वैसी होगी उस पर्टिकुलर स्टेट की। ठीक है जी, वहाँ का निकल आया टोटल निकाल के, जैसे कि 68 के हिसाब से जितना भी किया हुआ है, जितनी आपकी आई हुई है, वो सपोज़ 8 का स्केल आ गया, 9 का आ गया, जो भी इससे निकल के आता है वो हो गया। ठीक है जी, एक ये हो गया, ये स्टेट का हो गया। अब आते हैं कि MP का कैसे होता है, वैल्यू वोट ऑफ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी,
अब ये क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द स्टेट, मतलब कि जितने भी एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स हो गए, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 770 एमएलएज के हो गया, ठीक है जी, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हो गया, ठीक है जी, उनका डाल लिया हमने और उसका जो प्रोपोर्शन निकल के आएगा वो शेयर आ गया, ठीक है जी। एग्जांपल जो भी है, मैथ्स मेरा बहुत घटिया है इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपके एक तो आ गया एमएलए का जो सिस्टम है, हमने पूरे फॉर्मूले से निकाल लिया, दूसरा एमपी का आ गया, ठीक है जी। फिर क्या है, अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, और वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट से जीतता है। ट्रांसफरेबल वोट क्यों दिया हुआ है कि अभी आगे पता चलेगा। ट्रांसफरेबल वोट का असली मतलब होता है कि मेरा वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे कैंडिडेट को। जैसे अगर आपका कई बार होता है कि नॉर्मली इलेक्शन होता है तो आपका जो ट्रांसफरेबल वोट नहीं होता है, एक ही को जाएगा तो एक ही को होगा, बट यहाँ पे वो सीन नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें एक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोटा ऑफ वोट्स होता है प्रेसिडेंट के लिए कि इतने वोट्स चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, अब क्या है कि अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर्ड इलेक्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट ही मस्ट सिक्योर्ड अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट, मतलब एक फिक्स्ड कोटा होता है उसको आना चाहिए। और वो जो कोटा ऑफ वोट कैसा है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डले हुए हैं पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, ठीक है जी। जितने कैंडिडेट्स इलेक्ट होने उनको जितने वोट्स पड़े उस हिसाब से वो कोटा डलता है, ठीक है जी। हेयर ओनली वन कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड, मतलब एक ही प्रेसिडेंट बनेगा तो उस हिसाब से वो कोटा डिसाइड होता है, ठीक है जी। एंड इस तरीके से, ठीक है जी। अब ये इलेक्टोरल कोटा समझते हैं कि ये कैसे होता है। जो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल होंगे, चाहे वो 30, एग्जांपल दे रहा हूँ 30 या 40 हो गया, जैसे 40 रख लिया तो 40 ओवर 1 + 1 जो 2 हुआ +1, इस टाइप से वो निकालते हैं उसका कोटा कि इतना हुआ है, ठीक है दोस्तों। मतलब दिस नंबर ऑफ वैलिड पोल जो है वो डिफर करता है। तो 3 टाइप के आपको फॉर्मूलाज मिल गए, एक एमएलए वाला हो गया, दूसरा एमपी वाला हो गया और तीसरा कोटा वाला हो गया, ठीक है जी। अब क्या है कि ईच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली 1 बैलेट पेपर, मतलब हर इलेक्टोरल कॉलेज को एक वैलिड पेपर दिया होता है और उसमें क्या है प्रेफरेंसेस दी होती हैं। जैसे कि प्रेफरेंसेस कैसी होती हैं कि ये दिया हुआ है, नाम दिए हुए हैं, इस पे देना है कि ये मेरा प्रेफरेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है या 4 है, ठीक है जी। इस टाइप से दी होती है। लेकिन जो इसका मतलब है कि वोटर कैन इंडिकेट एज मैनी एज प्रेफरेंसेस फॉर सिंगल, मतलब कि किसी भी कैंडिडेट को कितनी भी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि इस कैंडिडेट को 1 2 3 मेरे को सारे ही प्रेफरेंस एक ही को देनी है, ठीक है जी। पहले फेज़ में क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट होते हैं कि पहली प्रेफरेंस किसको मिली हुई है, ठीक है जी। और अगर उस पहली प्रेफरेंस में ही जो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में ही एक कैंडिडेट को सारे मतलब फिक्स्ड कोटा आ जाता है तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इलेक्टेड, ठीक है जी। नहीं तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वोट आ जाता है, मतलब कि वो किस तरीके से हुआ कि जो लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस है वोट की, मतलब सबसे कम जो वोट किसी कैंडिडेट को मिले हुए हैं, वो लीस्ट वाले जो नंबर वोट हैं मतलब आपके जो कास्ट हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और वो सेकंड प्रेफरेंस पे चले जाएंगे, ठीक है जी। मतलब कि सबसे कम जो पड़े हैं वो कैंसिल होके सेकंड प्रेफरेंस पे आ जाएंगे, ठीक है जी। और जो सेकंड प्रेफरेंस वाले हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आ जाएंगे। इस तरीके से मतलब ट्रांसफ़र होते हैं ताकि एक विनेबल कैंडिडेट निकल के आए। ये प्रोसेस कंटिन्यूज टिल कैंडिडेट सिक्योर्स रिक्वायर्ड कोटा, ठीक है जी। मतलब कि इसमें बिल्कुल फिक्स है कि एक रिक्वायर्ड कोटा तो मिल के ही रहना है, और जैसे ही वो हो जाता है तो प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू बी इलेक्टेड, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है। कोई भी डाउट डिस्प्यूट इलेक्शन से रिलेटेड है वो जो प्रेसिडेंट का है उसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है जी। और कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन होती है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी। और ये जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो कहीं कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट
इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इस पे इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। इफ़ द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेजिडेंट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी, acts done by him before such date declaration of the Supreme Court are not invalidated and continue to remain on the force, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वालिफिकेशन, ओथ्स और कंडीशन। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या क्या है। सबसे पहले आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपकी 35 साल की उम्र हो जानी चाहिए जी, ठीक है जी। वो इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है जी। और उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी या फिर पब्लिक अथॉरिटी के अंडर, ठीक है जी। अब कोई एक सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो या गवर्नर जो है या कोई मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट है, उसको हम मानते हैं कि ही इज़ नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ऑब्वियसली क्योंकि अगर कोई गवर्नर है या वाइस प्रेसिडेंट है या मिनिस्टर है, उनका तो ऑलरेडी ओथ में यही होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो उनको हम डीम्ड एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मानते हैं, ठीक है जी। और जैसे कोई नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसके 50 इलेक्टर्स एज प्रोपोज़र होने चाहिए, मतलब कि प्रोपोज़र का मतलब होता है उसको नाम आगे डालने वाले होने चाहिए, और 50 जो हैं उसको सेकेंडर्स होने चाहिए, मतलब कि बैकिंग कर रहे हैं। तो 50 + 50 एटलीस्ट होने चाहिए 100, ठीक है जी। और हर किसी को कितना सिक्योरिटी डालनी पड़ती है, 15,000 की सिक्योरिटी डालनी पड़ती है, किसमें, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर डालनी पड़ती है, ठीक है जी। और सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ लाइबल टू बी फॉरफिटेड इन केस कैंडिडेट सिक्योर्स टू गेट कितने 1/6, मतलब कि 1/6 जो वोट हैं इतने अगर पोल नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है, तो उसकी जो है आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। ये बेसिकली ज़मानत ही होती है, ठीक है जी। 1997 तक कितना होता था, प्रपोज़र 10-10 होते थे, प्रपोज़र और सेकेंडर 10-10 होते थे, वो चेंज हो गया और जो आपकी ज़मानत थी वो भी 2500 थी। लेकिन 1977 में ये बढ़ा दी थी, वो इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है जी। अब आते हैं ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ओथ जो है वो कौन कराता है, ओथ हमारे कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और ओथ में प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे ऑफिस को, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को, और देश की सर्विस और वेलबींग और पीपल ऑफ इंडिया के लिए काम करेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कराते हैं, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन कराएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या क्या है, वो क्या है कि किसी भी ईदर हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते, ना ही वो किसी स्टेट असेंबली के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। और उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता ही है। और उनके पास क्या क्या है, उनको एंटाइटलमेंट होती है कि पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज़ ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस, ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है जी। मतलब उनका सारा जितना भी रहना है, खाना पीना है, जो भी घूमना फिरना है, दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनको जो एमॉलमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेज हैं, वो जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है जी। और उनके जो है एमॉलमेंट और अलाउंसेस हैं वो डिमिनिश नहीं हो सकती ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। अब टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो कितने साल का है, 5 साल का टर्म है, ठीक है, जब से वो ऑफिस आते हैं। लेकिन वो कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे के जाएंगे। अगर ये तो हो गया आपका एक सीन, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उनको हटाया भी जा सकता है बिफोर हिज कंप्लीशन ऑफ टर्म, मतलब 5 साल के बीच में उनको हटाया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है जी। चलिए अब क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं,
वो उसका कंडीशन क्या है कि उनका कोई सक्सेसर आया नहीं है, ठीक है जी, और तब तक वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हैं। और उसका कितने बार री इलेक्शन हो सकता है हमारे इंडिया में? एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार भी हो सकता है, ठीक है जी। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में 2 टाइम्स ही उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। जैसे बराक ओबामा थे, वो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नहीं बन पाए थे, ठीक है जी। अब आते हैं इम्पीचमेंट टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, उसको जानते हैं थोड़ा। अब क्या है कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि उन्होंने संविधान के प्रति कुछ वायलेशन करी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मीनिंग है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिया नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो अब क्या है, इम्पीचमेंट चार्जेस जो हैं वो कौन कर सकता है? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी चार्जेस लगा सकता है। और चार्जेस जो हैं वो क्या है, 1/4 ऑफ मेंबर जो हैं ऑफ द हाउस उस वो डाल सकते हैं, मतलब उनकी साइन होनी चाहिए 1/4 मेंबर के, और 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है जी। अब जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है वो तो मेजॉरिटी के साथ 2/3 के साथ पास होना चाहिए, ठीक है जी। किसी भी अगर राज्यसभा का है या लोकसभा का है, जिसने भी इनिशिएट किया हुआ है, और वो फिर इट हैज़ टू बी सेंड टू द अदर हाउस, मतलब कि राज्यसभा ने अगर वो कर दिया है और 2/3 से पास हो गया तो फिर वो लोकसभा को भेजेगा, और फिर वो उसके बाद उसकी लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को, ठीक है जी। अब प्रेसिडेंट का एक हक बनता है टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर दूसरे हाउस ने भी वो चार्जेस सस्टेन कर दिए हैं, ठीक है जी, जैसे कि राज्यसभा ने करा था, ठीक है जी, पहले कर दिया 2/3 के हिसाब से, और फिर लोकसभा को भेजा, लोकसभा ने भी चेक किया, और अगर उन्होंने भी 2/3 से कर दिया है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है ही स्टैंड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन द विच रेजोल्यूशन हैज़ पास, ठीक है जी। तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। तो इम्पीचमेंट बेसिकली क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, ठीक है जी, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। अब इसमें 2 चीज़ें नोट करने की बहुत ज़रूरत है। नॉमिनेटेड मेंबर, देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, बट दे कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है जी। और आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के, वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं कर सकते। दे पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन, ठीक है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट, ठीक है। और अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट जो है इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफिस खाली कब हुआ है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कि 5 साल उनके हो गए हैं, दूसरा है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तीसरा है उनकी रिमूवल होगी इम्पीचमेंट प्रोसेस से, चौथा है बाय डेथ होगी है, और 5वां है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया किन्हीं ग्राउंड्स पे, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टाइप्स में हो गया है, ठीक है जी। ये 5 टाइप की वैकेंसी के वो बनते हैं। अब जब क्या है कि व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट, एन इलेक्शन इज टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, मतलब कि इलेक्शन होना चाहिए किसके? बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। अगर सपोज़ कोई डिले है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, किसी रीजंस के नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन में डिले है, तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू करते रहेंगे एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्ज। तो मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रहेंगे। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और इसको क्या कहते हैं, इंटेरेग्नम बोलते हैं, ठीक है जी। और इस केस में द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज एज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी, मतलब प्रेसिडेंट रहते हैं। अगर सपोज़ कि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो वेकेंट हो गया, या तो उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूवल हो गई, डेथ हो गई, या फिर जो ऐसे कुछ भी है, तो जो इलेक्शन होगा वैकेंसी अगर आ गई हुई है तो वो 6 महीने के बीच में हो जाने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द सच वैकेंसी, ठीक है दोस्तों।
अब जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो रिमेन इन द फुल 5 टर्म्स। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे आधा टाइम मतलब 3 इयर्स हुए थे तो 3 इयर्स अब 2 साल के लिए होगा, नहीं, वो फुल 5 टर्म्स के लिए फ्रेश इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर आप एमपी के इलेक्शन में अगर री इलेक्शन कराते हैं तो उनका फुल 5 टर्म्स नहीं आता है, उसमें उतना ही टर्म आता है जब तक कि लोकसभा प्रॉपरली है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि पूरे 5 साल होंगे। अ वैकेंसी occurs in office of the president due to his resignation, removal, death or otherwise the vice president acts as the president। ठीक है जी, अगर रेजिग्नेशन दिया है, रिमूवल हुआ है, डेथ हो गई है, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। Further, the sitting president is unable to discharge his function due to absence or illness or otherwise। तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वैकेंट है तो चीफ जस्टिस हमारे जो हैं वो एक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेन जा रहा है, ठीक है जी, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, ठीक है जी, ये बैठे हुए हैं और ये प्लेन क्रैश कर जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, तो हु विल बी द प्रेसिडेंट, हु विल बी द प्रेसिडेंट? तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, कौन से, सुप्रीम कोर्ट के, ही विल बी द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, अब देखिए व्हेन पर्सन वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट ऑफ जज इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट डिस्चार्जिंग द फंक्शन, उनकी पावर्स, इम्यूनिटी और जितने भी एनॉल्मेंट अनाउंसेस हैं वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। आई होप आप सब ठीक हैं, सेफ़ हैं, अपना ख्याल रखिए। बड़ा ही इजी टॉपिक था लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।